मेरा पति हर इतवार को मुझे दुल्हन की तरह तैयार करता और बहुत ही छोटी ड्रेस पहनने के लिए देता। उस ड्रेस में मेरा सारा जिस्म दिखता था और फिर मेरा पति रात को अपने दोस्तों के साथ मिलकर सारी रात मेरे साथ बारी बारी से आते और मेरे जिस्म के साथ। मेरा नाम मानवी है। मैं बेहद खूबसूरत थी। मेरी शादी ऐसे लड़के से हुई थी जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वह जॉब करता था। मुझे कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि मैं खुद गरीब घर से थी। मुझे अमीरी की कोई लालच नहीं थी। मेरी शादी को अभी कुछ दिन गुजरे थे कि इतवार के दिन मेरा पति दोपहर को कहीं चला गया था। नई नई शादी हुई थी इसलिए मैं रोज़ अच्छे से तैयार हो जाती थी। आज मैंने एक खूबसूरत जोड़ा पहना था, तैयार भी हुई थी। लेकिन जब मेरा पति विनय शाम को घर आया तो उसके हाथ में शॉपिंग बैग था। उसने शॉपिंग बैग को मेरे हाथ में थमाया और बोला कि इसमें तुम्हारे लिए ड्रेस है, इसे पहनकर तुम तैयार हो जाओ। मैंने हैरत से विनय की तरफ देखा और कहा कि मैं तो तैयार हूँ। वो कहने लगा कि जो ड्रेस मैं अभी देखा और कहा कि मैं तो तैयार हूँ। वह कहने लगा कि जो ड्रेस मैं अभी तुम्हारे लिए लाया हूँ उसे पहन लो और तैयार हो जाओ। मैं शॉपिंग बैग लेकर अपने कमरे में आ गई। जब मैं उस ड्रेस को देखी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा फैशनेबल और कीमती और छोटी ड्रेस थी। मैंने कहा, विनय यह तो बहुत ज़्यादा छोटी ड्रेस है। विनय कहने लगा कि मेरे दोस्त घर आते ही होंगे इसलिए जल्दी से तुम यह ड्रेस पहनकर तैयार हो जाओ। मैंने कहा, इतनी कीमती और ऐसी ड्रेस लाने की क्या ज़रूरत थी? मेरी शादी पर तो आपने एक जोड़ी कपड़े भी नहीं दिए थे। वो कह रहे थे कि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने ज़्यादा बहस नहीं किया, वह ड्रेस पहन लिया। वैसे भी मैं दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उस छोटी ड्रेस में तो मेरी खूबसूरत में चार चांद लगा दिए। मैंने मेकअप टच करने के बाद अपने बालों का जूड़ा बनाना शुरू किया तो मेरे पति कमरे में आ गए। मेरे करीब आकर मुझे सर से पैर तक देखा, फिर कहने लगे कि बाकी सब तो ठीक है, अपने बाल खुले रहने दो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगोगी। विनय की बात पर मैंने अपने बाल खुले छोड़ दिए। मैं बिल्कुल तैयार थी। मैंने बालों को कंघी किया और अलमारी से बड़ी सी चुन्नी निकालने लगी ताकि खुद को लपेट सकूं। यह देखकर विनय ने मुझे फ़ौरन टोक दिया। कहने लगे कि क्या कर रही हो तुम, इतनी सुंदर सी ड्रेस का सारा लुक खराब हो जाएगा। मैंने कहा, विनय मैं इतनी छोटी ड्रेस में तुम्हारे दोस्तों के सामने नहीं जा सकती। आप खुद देखिए, यह ड्रेस काफ़ी टाइट और छोटी सी है। विनय कहने लगा कि मुझसे बहस मत करो, वैसे भी मेरा दोस्त अपनी गाड़ी और ड्राइवर भेज रहा है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ ही देर में विनय के नंबर पर किसी की कॉल आई थी। कहने लगा, हाँ हम लोग तैयार हैं। फिर मुझसे कहने लगा कि चलो ड्राइवर आ गया है। मेरा पति एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। मेरा ताल्लुक़ भी ऐसे ही घराने से था। मैं जानती थी कि मेरा पति ज़्यादा पैसा नहीं कमाता है। उनके पास कोई महंगी गाड़ी नहीं थी, एक पुरानी सी बाइक थी, घर भी छोटा था। शादी की रात उसने मुझसे यह कहा था कि उसकी तनख्वाह बहुत कम है, बस इतनी ही है कि महीना बाद में ख़त्म होगा और पैसे पहले मैंने भी कोई एतराज़ नहीं किया था। शादी के उस दिनों में मैंने भी अलग से कोई फरमाइश नहीं की थी। मैं अकेले ही रहती थी, छोटा सा फ्लैट था। मैंने शादी के अगले ही दिन से सब कुछ संभाल लिया था। मुझसे कहता था कि शादी पर बहुत खर्च हो गया है इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कपड़े भी नहीं खरीदे हैं। और मुझे हैरत हो रही थी कि जब ज़्यादा पैसे की कोई गुंजाइश नहीं थी तो इतनी कीमती ड्रेस खरीदने की क्या ज़रूरत थी, वह भी बस एक पार्टी में जाने के लिए। यह तो बहुत ही कीमती ड्रेस था, कम से कम उसकी कीमत 20 से 25 हज़ार थी। क्या ज़रूरी था इतना खर्च करने की? थोड़ी देर बाद विनय की दोस्त का ड्राइवर आ चुका था। हम दोनों गाड़ी में बैठ गए। वह गाड़ी खूबसूरत इलाके के बड़े से बंगले के सामने खड़ी हुई थी। घुसते ही फ़ौरन वॉचमैन ने दरवाज़ा खोला था। पार्किंग एरिया में उस वक्त 4 गाड़ियां पहले से मौजूद थी और 5वीं हमारी थी। साइड में बना बगीचा भी बहुत ज़्यादा कीमती और खूबसूरत फूलों से सजाया हुआ था, लेकिन वहाँ पर इतनी लाइटिंग नहीं थी जैसे कि पार्टियों में होती है। विनय ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर बंगले में लेकर, मेरी ड्रेस काफ़ी टाइट थी। उस पर सितम यह थी कि मैं दुपट्टा भी नहीं था। जैसे मैं अंदर गई तो अंदर सिवाय मर्दों के कोई भी नज़र नहीं आया। वहाँ कोई भी औरत मेरे अलावा नहीं था। यह देखकर मैं बुरी तरह से नर्वस हुई थी। यह कैसी पार्टी थी जहाँ सारे मर्द ही थे, औरत नहीं, और यह सिर्फ मर्दों की पार्टी थी। तो फिर विनय मुझे यहाँ लेकर क्यों आए थे? उन हट्टे कट्टे आदमियों को देखकर मैं अपने पति के साथ ही रही। मैंने कहा, विनय यहाँ तो कोई भी औरत नहीं है। वह कहने लगा, यह सब शादीशुदा नहीं है तो जाहिर सी बात है उनकी बीवी कहाँ से आ सकती है।
विनय मुझे अपने दोस्तों से मिलवाने लगे। मुझे हैरत का झटका उस वक्त लगा जब विनय ने मेरा इंट्रोडक्शन अपने दोस्तों से करवाया। हाथ मिलाने के बहाने से मेरे सामने अपना हाथ बढ़ाने लगे। मैं यह देखकर पीछे आती थी। यह कौन सा तरीका था। मुझे विनय के दोस्त कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। सब मुझे सर से पैर तक देख रहे थे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी कि मुझे अपने वजूद पर चींटियां रेंगती महसूस होने लगी थी। मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबराने लगा था। मुझे इस कदर बेचैनी होने लगी थी कि फ़ौरन से उस घर से बाहर निकल जाऊं। वहाँ उस वक्त असमर्थ थे और दसों के हाथ में कांच के गिलास में ब्राउन रंग का शरबत था। सबकी आंखें न जाने किस जज्ब तहत गुलाबी हो रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे नशे की हालत में हो। मैं बहुत घबराई हुई थी, इसलिए विनय के पीछे जाकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, विनय मुझे नहीं रुकना, मुझे अब घर जाना है। मुझे बहुत अजीब लग रहा, मुझे घर छोड़ आओ। वह कहने लगा, तुम्हें क्या हो गया है? क्या लड़कों की महफिल में नहीं जाती है? लड़कियां मुझे घबराने वाली लड़कियों से सख्त नफरत है। मुझे कुल मिजाज की लड़कियां पसंद है जो हर महफिल में जा सके और इंजॉय कर सके। इसलिए डरपोक लड़कियों की तरह एक्टिंग करना बंद करो। यह कहकर उन्होंने मेरे बाजू से पकड़कर खुद के पीछे से बगल में किया था। मैं तो विनय का रवैया देखकर हैरान रह गई थी। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। इससे पहले रो देती, विनय का एक दोस्त मेरी तरफ बढ़ा और कहने लगा, भाभी आप क्यों परेशान हो रही हो? मेरी बेबी दूसरे शहर अपने मायके गई है और बाकी दोस्त कुंवारे हैं। 1-2 साल रुक जाइए, इन सब की शादियां हो जाएं तो इन सब की भी बीवी आ जाएगी। अब अगर हमारी बीवियां नहीं हैं तो हम क्या करें? आपके लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। उसका अंदाज़ा मजाक उड़ाने वाला था। फिर से कहने लगा, और ड्राइंग रूम में चलते हैं, खाना बिल्कुल रेडी है। मैं विनय का हाथ जोर से पकड़े ड्राइंग रूम के टेबल तक पहुंची थी, जहां पर अलग अलग किस्म के खाने लगे हुए थे, और विनय के साथ मैं टेबल पर बैठ गई। उसके बाकी दोस्त भी सामने की कुर्सी पर बैठ गए। उसके एक दोस्त खाना सर्व कर रहा था। वो मेरी प्लेट में अलग अलग किस्म के खाने डाल रहे थे। कह रहा था, भाभी यह भी खा कर देखें और यह भी खा कर देखिए। खाना वाकई बहुत ही लजीज था और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। अजीब बात थी कि ये जैसे जैसे मैं खाना खा रही थी मेरी आंखें नींद से बंद होने लगी। खाते खाते ही मुझे लगा कि जैसे मैं यहीं पर सो जाऊंगी। मैं नशे वाली नज़रों से विनय की तरफ देख रही थी, जो मुझे एक के बजाय 4-5 नज़र आ रहा था। मैंने कहा, विनय अब तो घर चलो, मुझे नींद आ रही है। वह कहने लगा, चलो। यह कहकर जैसे ही मैं अपनी कुर्सी से खड़ी हुई, लड़खड़ाते हुए विनय की बाहों में गिर गई। बस 1 मिनट लगा था मुझे अपने होश खोने में। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था। बहुत मुश्किल से मैंने अपनी आँखें खोली। अपने कमरे में मौजूद थी। अभी भी मैं उस छोटी सी ड्रेस में थी जो मुझे अपने वजूद पर बुरी तरह से चुभ रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उठकर बैठने की कोशिश की। मुझे लगा जैसे मेरा वजूद मेरा साथ ना दे रहा हो। मेरे पूरे बदन में तेज़ दर्द हो रही थी। पता नहीं क्यों मैं चूर चूर हो चुकी थी। मुझे अपने अंदर एक अजीब सी कमजोरी महसूस हो रही थी। मैंने देखा तो मेरा सारा जेवर उतरा हुआ था और हाथों में जहां मैं चूड़ियां पहनी थी वहां पर खरोंचे और जख्मों के निशान थे। यह देखकर मुझे हैरत हुई थी। मैं अभी ठीक से अपने होशो हवास में नहीं आई थी जब विनय बेझिझक होकर नाश्ता लेकर अंदर दाखिल हुआ। वह बहुत खुश लग रहा था। मुझसे कहने लगा, देखो आज मैं तुम्हारे लिए ऑमलेट और ब्रेड नाश्ते पे लेकर आया हूँ। मैंने कहा, पता नहीं क्यों मेरे जिस्म में बहुत दर्द है। मेरी बात पर फिक्रमंद होने के बजाय वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, तुम कल रात को बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, फिर मुझ पर बेहोश होकर गिर गई थी, इसलिए घर आते ही मेरी नीयत तुम पर ख़राब हो गई थी। काफ़ी अच्छे मूड में था। मेरी नज़रें खुद ब खुद झुक गई थी। कहने लगा, तुम नाश्ता करो, मैं तुम्हारे लिए दर्द की दवा और गर्मा गर्म चाय लाता हूँ। फिर यह दर्द भी आधे घंटे में ठीक हो जाएगा। मुझे हैरत हो रही थी कि इतने दिनों में तो विनय ने कभी मुझसे ऐसी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था कि पूरे वजूद जख्म थे। बहरहाल अगले रोज़ तक काफ़ी ठीक हो गई थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये सिलसिला रोज़ ही चलता रहेगा। अगले इतवार को भी विनय ने एक नई ड्रेस ला कर दी। कहने लगा, तैयार हो जाओ, दोस्तों के घर पार्टी में जाना है। और फिर उसी दोस्त के बंगले में मुझे ले गया। इस बार तो उसके दोस्त मुझसे पहले से ही ज़्यादा फ्री होने लगे थे। कहने लगा, भाभी आपके हुस्न के तो हम दीवाने हो गए हैं और विनय तो बहुत खुश नसीब है कि उसे आप जैसी मिली है। मुझे विनय के दोस्तों के मुंह से इस तरह की तारीफ़ें बुरी लगी थी।
मैंने गुस्से से उन्हें घूर कर देखा तो अजीब सी हंसी हंसने लगे थे। मैं सोच चुकी थी कि घर जाते ही विनय से कहूँगी कि मैं आइंदा आपके उस दोस्त के घर नहीं जाऊँगी। मुझे आपके दोस्तों का इस किस्म की घटिया मजाक बिल्कुल पसंद नहीं थी। इस बार भी मेरे साथ यही हुआ था। जैसे मैंने खाना खाया मुझे नींद आने लगी, फिर मैं बेहोश हो गई और अगले दिन फिर मेरा जिस्म दर्द से चूर था। लेकिन मैंने एक बात नोटिस की थी कि विनय बहुत खुश रहता था, घर पर भी लाने लगा था, वैसे भी बड़े खुले हाथ से खर्च कर रहा था। हालांकि उसकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं थी, फिर वो रोज़ रोज़ की ऐशो आराम कैसे हो रही थी। घर आते हुए रोज़ाना अच्छे से होटल का खाना साथ लाता था। मुझसे कहता था कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें किचन में खाना बनाने की, तुम्हारा खूबसूरत हुस्न कहीं काला न पड़ जाए। कभी कभी तो मुझे विनय की बातें बड़ी अजीब सी लगती थी। मैंने कहा कि हर औरत का घर का काम करती है, मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं आपके लिए खाना बनाऊं और आपका काम करूं। वो कहने लगा कि नहीं, तुम बस अपने हुस्न का ख्याल रखा करो, इसे निखारा करो, खुद को सजाया संवारा करो। तुम नहीं जानती कि तुम्हारा हुस्न और खूबसूरती मेरे लिए कितना कीमती है। मेरे हाथ थामे हुए उसने मोहब्बत भरी बातें करने लगा। कहने लगा, क्या तुम जानती हो तुम्हें पाने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले हैं। यह बात सुनकर मुझे हैरत हुई थी, क्योंकि हमारा रिश्ता तो एक रिश्ते किराने वाली आंटी के जरिए से हुआ था। मैंने तो शादी से पहले अपने पति को कभी नहीं देखा था। मैंने कहा, क्या मतलब? मेरी बात पर वो हंसने लगा। कहने लगा, मैं तुम्हें एक दिन बाजार में देखा था और देखते ही तुम पर फिदा हो गया था। वहीं से मैंने तुम्हारा पीछा करना शुरू कर दिया था। तुम्हारा घर देखा, फिर मालूम हुआ कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रिश्ता देख रही है। यकीन करो, यह सुनकर तो मुझे बहुत डर लगा था कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ। कहने लगा, एक बार मैंने तुम्हारे घर से बाहर एक रिश्ते वाली आंटी को निकलते देखा था। फिर मैंने उनसे कहा कि अगर वो मेरा रिश्ता तुमसे करवा दे तो मैं उन्हें अच्छी खासी रकम दूंगा। वह मेरी बात मान गई और मेरा रिश्ता तुमसे हो गया। मैं तो उनकी बातें सुनकर हैरत से आंखें फाड़कर उसे देख रही थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा पति मुझसे पहले से ही मोहब्बत करता था। मेरे लिए इसने इतना सब कुछ किया। मेरे दिल में विनय के लिए और भी मोहब्बत की कदर बढ़ गई थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि सच तो कुछ और ही है। इस इतवार को जब मुझे विनय ने फिर से कीमती ड्रेस ला कर दी तो मैंने कहा, नहीं, मुझे आपके किसी दोस्त की दावत पर नहीं जाना। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का अंदाज एकदम से बदले थे। मुस्कुराहट गायब हो गई थी और चेहरे पर गुस्सा आ गया था। कहने लगा, क्या मतलब तुम्हारा? वह लोग इतना चाह से तुम्हें बुलाते हैं। मैंने कहा, मुझे वहाँ नहीं जाना है। न जाने कैसा खाना मुझे खिलाते हैं कि खाते ही मुझे नींद आ जाती है और सुबह मेरी हालत बहुत बुरी होती है। 2 दिन तो मैं चलने फिरने से भी महरूम हो जाती हूँ। वहाँ पर सिर्फ आदमी होते हैं, मेरा वहाँ क्या काम? आपको जाना है, अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारना है तो आप जाइए, पार्टी कीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी। यह कहकर मैं अपने बेड पर बैठ गई। मैं नहीं जानती थी कि मेरा इनकार मुझे इतना महंगा पड़ सकता है। विनय बहुत गुस्से से मेरे पास आया, मेरा बाजू पकड़कर पूरी तरह दबोच लिया। कहने लगा, अब तक तुमने मेरी मोहब्बत देखी है, गुस्सा नहीं देखी हो, इसलिए बेहतर यही है कि तुम्हें इनकार नहीं करना चाहिए। अगर तुमने मेरी किसी बात से भी इनकार किया तो तुम नहीं जानती कि मैं गुस्से का कितना पागल इंसान हूँ। वह कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी जो मैंने उनसे कही थी, लेकिन विनय का गुस्सा तो यूं था जैसे मुझे जान से ही मार डालेगा। अपनी लाल आंखों से वह मेरी आंखों में देख रहा था, बड़े गुस्से से कह रहा था। मेरा दिल तो अपने पति का यह रूप देखकर कांप गया था। मैंने फिर कोई खिलाफत नहीं की और वहाँ चली गई, लेकिन मुझे यह सब अच्छा नहीं लगा रहा था। ना जाने क्यों टेबल पर मुझे स्वादिष्ट खाने भी आज अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि वो मुझे बेहोश कर देते थे। मैं बहुत कम खाना अपने प्लेट में डाली थी और थोड़ा थोड़ा करके खा रही थी, लेकिन जैसे ही विनय की दोस्त की नज़र मुझ पर पड़ी, कहने लगा, भाभी क्या बात है, आप खाना ठीक से नहीं खा रही हो। मैंने कहा, मुझे भूख नहीं है। मेरा यह कहना था कि उसने एक अजीब तरह का इशारा विनय को किया था। यह देखकर मेरे होश गुम हो गए। खाने से मेरी प्लेट भर दी। कहने लगा, पूरा खाना ख़त्म करो। वह घूरने वाली नज़रों से मुझे कह रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से वो खाना ख़त्म किया था और खाते ही मेरी हालत ख़राब हो गई थी और अब तो मुझे विनय पर भी शक होने लगा।
अगले इतवार आने से पहले ही मैंने तबीयत ख़राब होने का बहाना बनाया और मैके चली आई। एक दिन मैं अपनी छोटी बहन के साथ शॉपिंग पर गई। वह मेरी मुलाकात विनय की 5 दोस्तों में से एक के साथ हो गई। बातों के दौरान बार बार मेरी बहन को देख रहा था। कहने लगा, भाभी इस बार हमारे घर आइएगा तो अपनी बहन को साथ ज़रूर लाइएगा, यह भी आपकी तरह बड़ी खूबसूरत है। मुझे उस आदमी की बात बहुत बुरी लगी थी। मेरी बहन भी उसे घूर कर देखने लगी। मैंने कहा, आपको तमीज़ नहीं है क्या बात करने की? मेरा लहजा तेज हो गया था। आसपास गुजरने वाले लोग भी इकट्ठा हो गए थे। देखकर उस आदमी को भी गुस्सा आ गया था। कहने लगा, तमीज़ का मतलब पता है तुझे? हम औरत देखकर तमीज़ करते हैं और तू इस काबिल नहीं कि तेरी इज्जत और तमीज़ की जाए। मैंने कहा कि ज़ुबान संभाल कर बात करो। वह कहने लगा, क्यों? सच बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें। तुम 2 टके की औरत हो और मुझसे तमीज़ की बात कर रही हो। यह सुनकर मुझ पर इतना गुस्सा आया कि मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। थप्पड़ की गूंज जिसने भी सुनी वह तमाम लोग वहां खड़े हो गए। कुछ लोग कहने लगे कि अगर यह शख्स ने आपके साथ बदतमीजी की है तो हम इसकी तबीयत अभी ठीक कर देते हैं। मेरा जी तो यही चाहा कि उसके मुंह तुड़वा दूँ। औरत से बात करने की तमीज़ तक नहीं है। मैंने सोचा कि घर जाकर विनय को इसकी हरकत बताऊंगी कि वह लोग कितने बदतमीज़ हैं और विनय हर रात मुझे ज़बरदस्ती उनके घर लेकर जाता है। उनकी नज़र में तो किसी बहन बेटी की इज्जत ही नहीं है। इससे पहले कि वहाँ खड़े नौजवान उस आदमी की अच्छी तरह खबर लेते, वह कहने लगा कि यह बाजारू औरत है, जिस्म फरोशी का काम करती है और मैं इसका ग्राहक हूँ, बस यहाँ पर तमाशा बना रही है। यह सुनना था कि मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा कि यह बकवास कर रहा है। कहने लगा कि तुम हर इतवार को क्या करने मेरे बंगले में आती हो, वो भी तब जब तुम जानती हो कि वहाँ तुम्हारे अलावा कोई और नहीं होती है। इसके बाद जो बात उस आदमी ने मुझसे कही, जिसे सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया था। कहने लगा, अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो इस बार आना इतवार को, मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। तुम्हें तुम्हारी सही औकात दिखाऊंगा कि तुम क्या हो। मेरी बहन मेरी शक्ल देख रही थी। उसकी बात पर यूं पत्थर बन चुकी थी। बहुत से लोग मुझे अजीब सी नज़रों से देखते हुए वहाँ से चले गए। आदमी गुस्से से भरा पड़ा था। मुझे घूरता हुआ वहाँ से चला गया। मेरी बहन ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए बाजार से बाहर ले आई। कहने लगी, दीदी वो आदमी क्या बकवास कर रहा था? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा तो दिमाग चकरा कर रह गया। मेरा जी इतना घबरा रहा था जैसे अभी मेरे दिल को कुछ हो जाएगा, वो फट सा जाएगा। मुझ पर अजीब सी बेहोशी होने लगी थी। मेरी बहन मेरी ऐसी हालत देखकर मुझे घर ले आई, लेकिन मुझे वहाँ भी चैन नहीं आया। मैं फ़ौरन से अपने घर चली गई। तो विनय का मूड बहुत ख़राब था। कहने लगा, तुम्हें मायके जाना है तो तुम मेरा वर्किंग डे में जाना। इतवार को तो मैं मुश्किल से छुट्टी में होता हूँ, तुम वहाँ जाकर मेरा पूरा मूड ख़राब कर देती हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया था, क्योंकि मैं कुछ भी कहती तो मुझ पर गुस्सा करता। इस बार जब वो मुझे अपने दोस्त के घर लेकर गया तो उस वक्त उसका वह दोस्त वहाँ मौजूद नहीं था जिससे मेरी मुलाकात बाजार में हुई थी। जैसे मैंने आधा खाना खाया, मैं फ़ौरन नींद में चली गई। मुझे यह खाना अपने अंदर हजम नहीं करना था, इसलिए मैंने हलक में उंगली डालकर उल्टी की जो चीज़ खाई थी सब कुछ बाहर कर चुकी थी, इसलिए मुझ पर नशे का असर नहीं हुआ था। मैं बाहर आई और बेहोश होने का नाटक करने लगी और विनय ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। कमरे में लाकर मुझे बेड पर लिटा दिया। उसके सारे दोस्त भी कमरे में आ गए और मेरा पति कहने लगा कि इस बार मैं डबल कीमत लूँगा। जो हरकत तुम लोग रात भर मेरी बीवी के साथ करते हो उससे यह बीमार रहने लगी है। तुम लोगों के लिए पैसे आधे तो इसकी दवाई और डॉक्टर के खर्च में चले जाते हैं, मुझे क्या फ़ायदा होता है। उसके दोस्त कहने लगे कि हमें मंजूर है, तुम इसकी जितनी चाहे कीमत ले लो। मेरा जी चाहा ज़मीन पटे और मैं इसमें समा जाऊं। मेरा ही पति मेरी इज्जत का सौदागर था। मेरा पति तो बीवी का रक्षक होता है, गंदी नज़र से बचाने के लिए हर रिश्ते को भूल जाता है। यह कैसा पति था जो मेरा ही सौदा कर रहा था। इससे पहले कि वो लोग मेरे साथ कुछ भी गलत करते, पुलिस की गाड़ी का हॉर्न बंगले के बाहर बजने लगा। यह सुनकर वो सब चकरा गए थे। मैं यहाँ आने से पहले पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन दे चुकी थी। जब तक वो पुलिस अंदर आती मैं उठकर बैठ गई। मुझे उठकर बैठकर देखते हुए विनय और बाकी आदमी के भी रंग उड़ गए। मैंने अपने पति को गिरफ्तार करवा दिया था, इसलिए उसे खूबसूरत लड़की चाहिए थी जिससे वो धंधा करवा कर पैसे कमा सके। जेल में बंद था और उसी दौरान मैंने तलाक का पेपर जेल में भिजवाया। मुझे तलाक भी हो गई, लेकिन मेरे माँ बाप से एक शिकायत थी कि मेरा रिश्ता तय करने से पहले उन्होंने यह तो देखा कि लड़का अकेला है।
मुझ पर घर की जिम्मेदारियां नहीं होंगी, सास ननद के ताने नहीं होंगे, लेकिन यह नहीं देखा कि वह करता क्या है, उसके और कोई भी रिश्तेदार भी है या नहीं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।